नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अयोध्या विवाद पर घिरती योगी सरकार की, पंजाब चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति की, जानेंगे उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता क्यों बुलाए गए दिल्ली, पीएम मोदी को क्यों तानाशाह बताया महबूबा मुफ्ती ने, बात करेंगे केंद्र से ममता बनर्जी की नाराजगी की, काशी में पीएम को याद आए गाय और गोबर की, और बुलेटिन के आखिर में बात घाटे में जा रही रेलवे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 325। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक ताजा शोध में बड़ा खुलासा, दक्षिणपंथी सोच को बढ़ावा दे रहा है ट्विटर। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन की तारीख हुई तय, 12 और 13 फरवरी तक बेंगलुरु में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। इस बार आईपीएल में 8 की जगह 10 टीमें लेंगी हिस्सा। शेयर बाजार में आज भी रही तेजी, सेंसेक्स 385 अंकों की तेजी के साथ 57,315 पर हुआ बंद। निफ्टी 117 अंकों की तेजी के साथ 17,073 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी लगातार जारी है। ऐसा ही एक विवाद जमीन खरीद को लेकर है, जिसे लेकर विपक्षी दल योगी से लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के इस हल्लाबोल के बीच योगी सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या अयोध्या में हुआ है जमीन घोटाला? क्या मोदी योगी के राज में राम के नाम पर मची लूट? क्या सरकार कराएगी निष्पक्ष जांच? ये सवाल उठाकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक योगी सरकार से जांच की मांग कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया है। ये जमीन अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है। वहीं विपक्ष की इस घेराबंदी के बीच जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने संवेदनशील मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा के जरिए करवाने का फैसला लिया है। उन्हें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी सोच रही है कि जांच के आदेश देने के बाद मामला दब जाएगा, साथ ही विपक्ष का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर तीखे तीर सरकार पर छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे में लूट हुई है। ये एक बेहद गंभीर मामला है। आस्था के नाम पर दिए गए चंदे का कुछ लोगों की जेब में जाना गलत है। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने न केवल योगी सरकार को घेरा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी को खुद एक्शन लेना चाहिए और भगवान राम के नाम पर जनता के पैसों के साथ जो लूट की गई उस पर जवाब देना चाहिए। अब जांच के आदेश देने के बाद भी विपक्ष खामोश नहीं है, यानी साफ है कि ये मामला अब चुनाव में भी अहम मुद्दा बनेगा। अयोध्या जमीन विवाद से बीजेपी परेशानी में न आए, इसके लिए योगी ने रणनीति बना ली है। वहीं पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस ने चुनावों के लिए अलग ही रणनीति बनाई है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी दिख रही है तो बड़े नेता मायूस हैं। क्या है कांग्रेस की रणनीति? देखिए रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसके लिए सत्ताधारी कांग्रेस दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी मेहनत कर रही है और उसी के चलते अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। लेकिन इस रणनीति से पंजाब में कई कांग्रेसी दिग्गजों को झटका लग सकता है। बीती रात को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता अजय माकन ने की। इसमें फैसला लिया गया कि पंजाब चुनाव में एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने इस फैसले की पुष्टि की। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो सीनियर मेडिकल अफसर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं कपूरथला से मंत्री राणा गुरजीत अपने बेटे को सुल्तानपुर लोधी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में कुछ नेताओं ने सिद्धू के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। सिद्धू पंजाब में रैलियां कर टिकट की घोषणा करते जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी तय कर लिया है कि पंजाब में किसी एक नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। इसे पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सिद्धू अभी तक हाईकमान के गुण गाते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि उन्हें अगले चुनाव के लिए सीएम फेस के तौर पर आगे किया जा सकता है। हालांकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी अब मुख्यमंत्री बनने और अनुसूचित जाति वोट बैंक के गणित के लिहाज से कांग्रेस के दिग्गज बन चुके हैं। इसके अलावा मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि पंजाब में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से प्रचार का आगाज करवाएगी। इसके लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 25 से 30 दिसंबर के बीच बड़ी रैली होगी। तो अब देखना होगा कि इस ऐलान के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल बढ़ती है या नहीं।
एक परिवार में एक टिकट, साफ है कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। पंजाब में कांग्रेस की रणनीति से पार्टी के अधिकांश नेता खुश दिख रहे हैं, तो उत्तराखंड में पार्टी के दिग्गज नेता ने चुनावों से पहले बगावत के संकेत दे दिए हैं। अब इस बगावत को थामने के लिए राहुल गांधी खुद आगे आए हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बगावत की वजह से कमजोर पड़ती जा रही है। गोवा से लेकर पंजाब और अब उत्तराखंड में भी नेताओं की बगावत ने उसके सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि पार्टी के सबसे दिग्गज नेता हरीश रावत ही हाथ से खफा हो रहे हैं। जहां उन्होंने पिछले दिनों पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाया था, तो वहीं अब उन्होंने चुनाव को लेकर सलाह तक दे डाली है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे भी अपने क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करने की बीजेपी की तकनीक अपनानी होगी। बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपने स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत किया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की रणनीति अपनाकर ही कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। जहां एक तरफ पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव से पहले सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बगावती तेवर को लेकर पार्टी में मंथन का दौर तेज हो चुका है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली पहुंचकर वो कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस आलाकमान हरीश रावत के मसले को लेकर कोई हल निकाल सकती है। हरीश रावत के साथ प्रीतम सिंह, राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पार्टी नेता यशपाल आर्य भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे। इस बैठक में हरीश रावत को मनाने की कोशिश की जाएगी, जो इस वक्त कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से रावत ने चुनाव से पहले तल्ख तेवर दिखाए, उससे पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जैसे ही हरीश रावत को दिल्ली से संदेश पहुंचा, वैसे ही उनका रुख नरम पड़ गया। अब वो पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। रावत बीजेपी पर निशाने भी साध रहे हैं। वैसे बीजेपी पर निशाना विपक्ष का हर नेता साध रहा है। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी चीफ ने तो पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना जिया उल हक से कर दी, तो क्यों पाक जनरल से पीएम मोदी की तुलना कर रही है महबूबा? देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक अधिवेशन में महबूबा ने कहा कि पड़ोसी देश अभी भी सैन्य तानाशाह द्वारा बोए गए नफरत के बीज के लिए भुगतान कर रहा है। मुफ्ती ने कहा कि एक जनरल ने पाकिस्तान में जहर फैलाया, वैसे हालात अब भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या फर्क है जिया उल हक और आज के राज में? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा और संघ की गोडसे की सियासत हमारे मुल्क में नहीं चलेगी। नफरत और धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति से देश का आगे बढ़ पाना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में भी शांति स्थापित नहीं हो रही है। उन्होंने कहा आज पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। वहां के लोगों को इस बात का मलाल है कि उन्होंने जनरल का साथ दिया। अब देखिए आज हमारी तरफ क्या हो रहा है। हमारा लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। हमारा संविधान चला गया है और जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना दिया गया है। आप देखेंगे आज हजारों जिन्ना है। जमीन का बंटवारा तो हो गया, ये लोग इंसानों का बंटवारा करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। ये लोग उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। आज ये लोग हमें देशभक्ति सिखाते हैं। महबूबा ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी नीतियों के चलते ही आज देश में परेशानी बढ़ रही है। दूसरी तरफ केंद्र की नीतियों को लेकर आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी एक बार फिर पीएम मोदी से नाराज दिख रही हैं। ममता का दावा है कि पीएम की बैठक में उनकी आवाज को दबाया गया है। तो किस बैठक की बात कर रही हैं ममता? देखिए रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र और राज्यों में कई आयोजन किए जा रहे हैं। केंद्र ने इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बंगाल की ओर से सीएम ममता बनर्जी बैठक में उपस्थित रहीं, लेकिन बैठक में उनके साथ हुए बर्ताव को लेकर वो नाराज हो गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई डिजिटल बैठक में ममता बनर्जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ने नाखुशी जाहिर की है, जिससे राज्य का पूरा प्रशासन भी आहत है। पश्चिम बंगाल के प्रशासन का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई थी। इस दौरान पहले उन्हें करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने इस तरह के व्यवहार पर नाराजगी जताई हो। इससे पहले भी कोरोना महामारी को लेकर मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बैठक में सिर्फ भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी।
बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे। यहाँ तक कि मैं भी नहीं बोल पाई। सीएम ममता ने कहा था कि वो पीएम के सामने दवाओं और टीकाकरण की मांग रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ममता बनर्जी को भले ही पीएम के सामने बोलने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन पीएम जमकर बोले, वर्चुअल बैठक में भी और बैठक से अलग रैली में भी। वैसे ये रैली थी तो सरकारी, लेकिन काम सभी चुनावी थे। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र काशी में हुई इस रैली में पीएम ने एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की। गाय और गोबर का मुद्दा भी उठाया। देश में अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश को बचाने की है, क्योंकि जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन की कवायद से साइकिल को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। विपक्ष की इस चुनौती के बीच बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए खुद पीएम मोदी बार बार मैदान में उतर रहे हैं। आज भी वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहाँ उन्होंने 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही करखियाब में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज काशी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश और यूपी के गांव, किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम से खास बना है। उन्होंने कहा कि देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि गाय और गोबर की बात करना जैसे गुनाह कर दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। पीएम मोदी ने कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। पीएम ने कहा, गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के चारों ओर रहूं, हमारे शास्त्रों व संस्कृति में ये कहा गया है, लेकिन ये बात कई लोग नहीं मानते हैं। पीएम मोदी के इस बयान से साफ हो गया कि वो हिंदुत्व और भावनाओं के सहारे वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पीएम मोदी का दांव कितना कारगर साबित होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात घाटे में जाती रेल की। केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कई तरह के बदलाव किए और हर बदलाव के पीछे दावा किया कि इससे देश का विकास होगा। भारतीय रेल में भी मोदी सरकार ने कई तरह के बदलाव किए। प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर यात्रा करना सब महंगा कर दिया गया। रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया। रेल बजट को खत्म कर आम बजट में शामिल कर दिया गया, लेकिन इस सारी कवायद का कोई असर नहीं हुआ। भारतीय रेलवे को फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा इतिहास का सबसे बड़ा घाटा रेलवे को देखना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना दिखाने वाले पीएम मोदी भारतीय रेलवे को भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तभी तो रेलवे को इतिहास का सबसे बड़ा घाटा उठाना पड़ा है। केंद्र सरकार के मुनाफों के दावों के विपरीत भारतीय रेल घाटे से जूझ रही है। महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का घाटा पिछले 1 साल में हुआ है। इसे रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा माना जा रहा है। वैसे रेल मंत्रालय ने तो 1,589 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस दिखाया गया था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में ये अनुमान गलत साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सीएजी ने मंगलवार को रेलवे वित्त प्रतिवेदन पेश किया था। प्रतिवेदन के 3 अध्यायों में रेलवे में 26,326 करोड़ 39 लाख रुपए का घाटा बताया गया है। सरल भाषा में कहें तो साल 2019 से 20 में 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे ने 114 रुपए के करीब खर्च किए। वहीं पहली बार 2019-20 में रेलवे पर 25,730 करोड़ 65 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। दरअसल रेलवे की आमदनी का एक बड़ा सहारा कोयले का परिवहन था। 2019-20 माल ढुलाई से होने वाली आमदनी का 49% कोयला परिवहन से आया था, लेकिन थोक वस्तुओं की परिवहन पद्धति में किए गए बदलाव ने माल ढुलाई आय को काफी प्रभावित किया। रेलवे को वित्त वर्ष 2018-19 में 3,773 करोड़ 86 लाख रुपए की कमाई हुई थी, लेकिन 2019-20 में ये घटकर 1,589 करोड़ 62 लाख रुपए रह गई। वहीं जानकारों का कहना है कि रेलवे ने सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन व बाकी खर्च जोनल रेलवे के टोटल एक्सपेंडिचर के बजाय केवल पेंशन फंड में दर्शाए हैं। अगर इस हिसाब से रेलवे पेंशन व बाकी खर्च को कुल व्यय में दर्शाया जाता तो रेलवे की बैलेंस शीट ऐतिहासिक रूप से पहली बार 26,326 करोड़ 39 लाख रुपए के घाटे में मानी जाती है। यानी सरकार भले अधिक कमाई का दावा करे, लेकिन रेलवे के कर्ज, माल ढुलाई में हुए घाटे और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन जैसे सारे खर्च को जोड़ दे तो रेलवे ऐतिहासिक तौर पर घाटे में नजर आएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।